पॉलिटी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सिटीजनशिप जो चैप्टर है सिक्स्थ हमारा पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट। आज फिनिश है। आज इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे सिंगल सिटीजनशिप को कंपैरिजन करेंगे यूएसए के और स्विट्जरलैंड के साथ। क्या सिंगल सिटीजनशिप होती है, क्यों इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप लाई, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, क्या एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इजीली समझ में आ जाएगा कैसे पार्लियामेंट आर्टिकल 16 में और आर्टिकल 15 में किस तरह के रेजिडेंस को लेकर एक्सेप्शन रखता है और किस तरह से सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। ओसीआई कार्ड होल्डर क्या होते हैं और वन एडवांस एमसीक्यूज देखेंगे जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी पूरी करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। हमारी वीडियो रेगुलर नहीं आ पाती क्योंकि मेरे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है ताकि मैं वीडियो को रेगुलर डाल पाऊँ, इसलिए मुझे अदर चीज़ें भी देखना पड़ती हैं। जैसे कोई बिजनेस अगर मैं कर रहा हूँ तो वहाँ भी मुझे जाना पड़ता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे सिंगल सिटीजनशिप। देखो इंडिया क्या है, इंडिया जो प्रोवाइड करता है होल कंट्री के लिए सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। कोई भी स्टेट के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए सिंगल सिटीजनशिप नहीं होती। मतलब हमारे यहाँ ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि आप यूएसए और स्विट्जरलैंड में देखोगे तो एज अ होल उनकी कंट्री का तो सिटीजनशिप है, मगर उसके अलावा स्टेट भी पर्टिकुलर सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्टेबल है। हमारे यहाँ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। स्टेट के पास अधिकार नहीं है कि वो इंडिया से सेसीड कर जाएं, जबकि यूएसए और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी सेपरेट सिटीजनशिप हो सकती है और स्टेट को सेसीड करने की पावर भी है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। मैंने स्पेशली ये चीज़ डाली है कि इंडिया में क्यों सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप क्यों एवरी टॉपिक में सर्च करेंगे तो आपका माइंड का जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होगा। जिससे क्या होगा, आंसर लिखने में और क्वेश्चन को कैप्चर करने में पावर बढ़ेगी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यों इंडिया में सिटीजनशिप सिंगल है, ये यूनिटी और इंटीग्रिटी डेवलप करता है। क्यों? देखो हमारी कंट्री जो है वेरियस लैंग्वेजेस से बनी है, कल्चर से बनी है, रिलीजियन से बनी है। तो इसमें यूनिटी रहे, इस यूनिटी को प्रमोट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या किया, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाए। और आर्टिकल 1 में भी बताया इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन है ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। हमारा इंडिया बहुत सारे स्टेट के फेडरेशन से नहीं बना है, जबकि इंडिया हमारा कैसे बना है, वो इंडिया को बनाया गया है जो स्टेट पहले से थे ब्रिटिश टाइम पर, और अदर स्टेट को इंक्लूड किया गया है उनके रेफरेंडम के थ्रू और पुलिस एक्सेशन के थ्रू। ये सब चीजें करके इंडिया को बनाया गया। तो ये हमारी सिंगल सिटीजनशिप क्यों है, पहली इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई कि यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है। और आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने रखा, इंडिया दैट इज अ भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, मोबिलिटी एंड इक्वलिटी, मतलब बिहार का पर्सन और अदर स्टेट, मान लो महाराष्ट्र का पर्सन बिहार में जा सकता है, वहां बिजनेस स्टेबलाइज कर सकता है। बिहार का पर्सन इंडिया में स्टेबल सॉरी महाराष्ट्र में स्टेबलाइज कर सकता है। किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नो लीगल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन स्टेट ओरिजिन। इसलिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि लिंग्विस्टिकली, कल्चरली और रीजनली हमारी इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है। इस डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। और ब्रिटिश लिगेसी मैंने बता ही दिया कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसे कंटिन्यू रखा। तो ये रीजन थे कि क्यों सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है सिंगल सिटीजनशिप का, आर्टिकल 5 टू 11 देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में, इसमें क्या है सिटीजनशिप से डील करता है।
ये बताता है कि किस तरह से इंडिया की सिटीज़नशिप एक्वायर की जा सकती है और पार्लियामेंट का किस तरह से कंट्रोल होगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सिटीज़नशिप एक्ट 1955 में एक्विजिशन और टर्मिनेशन और लॉस ऑफ सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है हमने। नो प्रोविज़न फॉर द स्टेट सिटीज़नशिप। स्टेट की सिटीज़नशिप का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो अभी तक बनी है वो रिटेन रह सके। एग्जाम्पल क्या करता है, रिटेन रखता है कॉन्सेप्ट को। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 19 में क्या है, 6 तरह की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इस तरह की। तो पर्सन फ्रॉम तमिलनाडु कैन सेटल इन पंजाब विदाउट एनी स्पेशल परमिशन। कोई भी स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है तमिलनाडु के इंसान को कहाँ पर जाकर पंजाब में रहने की, ठीक है? तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या करता है? प्रोवाइड करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी, गवर्नमेंट जॉब इन दिल्ली, ठीक है? जैसे ये एग्ज़ाम्पल बताया, केरला का पर्सन जो है गवर्नमेंट जॉब दिल्ली में आकर गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 16 में जॉब से रिलेटेड प्रोविजन है कि किस तरह से गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक्सेप्शन सम रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहता है पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन स्टेट। स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर 35 ए नाउ एब्रोगेटेड। क्या होता था, आर्टिकल 35 ए जो था ये आर्टिकल 370 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। इस आर्टिकल 35 ए के प्रोविज़न में क्या था कि प्रेसिडेंट ने ये अलाउ किया था कि ये जम्मू एंड कश्मीर क्या है, अपने लिए रेज़िडेंस के रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न रख सकता है, गवर्नमेंट जॉब में प्रोविज़न रख सकता है। तो क्या हुआ, 2015 के बाद 2019 में क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोविज़न एब्रोगेट कर दिया, मतलब हटा दिया। अब जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, बस जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बदल दिया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी ज़रूर है, मगर यहाँ पर विधानसभा आपको देखने को मिलेगी, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और आपको लद्दाख में जो है, कोई विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मिलेगी, वो एज़ अ यूनियन टेरिटरी वर्क करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें एग्ज़ाम्पल से समझने की हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 16 रेजिडेंस की कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकता है। देखो क्या हुआ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज अ रेजिडेंस एक्ट 1957 में क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेट के लिए, जैसे आंध्र प्रदेश, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, इनके लिए क्या है, कुछ पोस्ट को क्या है, रेजिडेंस कंडीशन बनाया गया। मतलब कि आपकी डोमिसाइल अगर इस स्टेट का है, तो पार्लियामेंट ने अपने एक्ट के थ्रू कहा कि ये जॉब्स जो है केवल स्टेट को मिलेंगी, कुछ परसेंटेज ऑफ जॉब्स जो हैं वो कुछ स्टेट को मिलेंगी, ठीक है? ये बात कही। मगर ये 1974 में एक्सपायर हो गया, कोई भी सच प्रोविज़न नहीं है किसी स्टेट के लिए, बस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आता है, ये कह सकते हैं बच्चे पीसीएस एग्ज़ाम में हमें ओबीसी रिज़र्वेशन तो देखने को मिलता है स्टेट में, तो ये किसी स्टेट का स्पेसिफिक लॉ है। किसी पार्लियामेंट ने अपनी ये नहीं किया है। स्टेट की स्पेसिफिक लॉ की वजह से ऐसा है। तो ऐसा पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। अगर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट चाहे तो इस प्रोविज़न को एबॉलिश कर सकती है, क्योंकि हमारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो है वो कहता है कि रेज़िडेंस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मगर आज़ादी के बाद कुछ ज़रूरतें थीं, उस समय करना ज़रूरी था, तो इसलिए ये सब किया गया। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल 15 की बात की गई है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता और रिलिजन, रेस, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। इसमें रेजिडेंस का ग्राउंड नहीं है, इसलिए स्टेट क्या करते हैं, इस आर्टिकल का फ़ायदा उठाकर जो है अपने स्टेट में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न अपने स्टेट के रेजिडेंट्स को देते हैं। तो ये चीज़ें आपको कन्फर्म होना चाहिए कि 15 आर्टिकल और 16 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, एजुकेशनल इम्पो एजुकेशन का प्रोविज़न किस आर्टिकल में दिया गया है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का किस आर्टिकल में दिया गया है, किस तरह से
एजुकेशन में रेजिडेंस को प्रेफरेंसेस दी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19। देखो क्या है कि आर्टिकल 19 कहता है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब पूरे इंडिया में अगर आपको मूव करना है तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी। गारंटी है आर्टिकल 19 और 19(1)(d) और 91(e) के अंदर, ठीक है। मगर यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। क्यों है ये आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में? ये रेस्ट्रिक्शन इसलिए है, जो शेड्यूल ट्राइब है, जो हमारी आदिवासी कम्युनिटी है, जिनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसा कि आप किसी स्टेट में जाएंगे, आप महाराष्ट्र में चले जाइए या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चले जाइए, तो रेजिडेंस के बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कोई भी ट्राइबल, ओ सॉरी, वहां पर क्या है, रेजिडेंस के बेसिस पर ट्राइबल एरिया में आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ये आर्टिकल 19 के लिए एक्सेप्शन है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया शेड्यूल ट्राइब की, और उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन और प्रॉपर्टी को सेफगार्ड किया जा सके। तो आर्टिकल 19 में हमने देखा कि किस तरह से एक्सेप्शन हो सकता है पर्टिकुलर पर्सन के मूवमेंट पे, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया, आगे 2019 के एक्ट की बात की गई है, जो जम्मू एंड कश्मीर में था। देखो जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, 2019 से पहले परमानेंट रेजिडेंस ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट की ऑटोनॉमी थी कि किसको वो परमानेंट रेजिडेंसी दे सकते हैं, किसको वो स्टेट की डोमिसाइल इशू कर सकते हैं, किसको राइट और प्रिविलेज दे सकते हैं, किस में एम्प्लॉयमेंट में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, लैंड में, और सेटलमेंट इन द स्टेट, ठीक है। स्कॉलरशिप और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस तरह की आपको, किस तरह की मतलब रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये 2019 से पहले ऐसा सब कुछ था। मगर 2019 के बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं आया, एक ऑर्डर इश्यू किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आर्टिकल 370 क्या है, स्पेशल प्रोविज़न है, पार्लियामेंट के पास पावर है, ये इसे कभी भी अबॉलिश कर सकता है। और आर्टिकल 35 ए जो आर्टिकल 370 के अंदर था, ये भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आया था, कोई भी पार्लियामेंट के अप्रूवल से नहीं आया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये सब एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं ओवरसीज़ सिटिज़नशिप ऑफ इंडिया पे, ओसीआई कार्ड होल्डर। देखो आप जानते हैं हमारे इंडिया में ड्यूल सिटिज़नशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब ड्यूल सिटिज़नशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया ओसीआई कार्ड होल्डर का। ये कब आया, जब सितंबर 2000 में क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में एलएम सिंघवी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई। एलन सिंघवी की जो ये चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई, उसने कहा कि हम ड्यूल सिटीजनशिप ना देते हुए हम क्या कर सकते हैं, जनवरी 2002 के बाद 2003 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट किया गया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ओसीआई कार्ड दिया गया। मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, मान लो कोई इंडिया का पर्सन है, बहुत सालों से कनाडा में रह रहा है, एक जनरेशन, दो जनरेशन आज़ादी से पहले रह रहा है। अब क्या है, उसका मन है कि मैं इंडिया में बिजनेस करना चाहता हूँ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलप करना चाहता हूँ, ताकि इंडिया के डेवलपमेंट में मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँ। तो इस तरह की चीज़ों को क्या किया गया, वीज़ा फ्री रिजीम देने के लिए उन्हें ओसीआई कार्ड दिया गया। अब वो क्या है कि इंडिया में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को 2003 में क्या कॉन्सेप्ट इजाद हुआ, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का। इसमें एक्सेप्शन था पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और ये इसी बेस पे बने थे कि हमें अपना सेपरेट नेशन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2005 में क्या हुआ, अमेंडमेंट आया, यहाँ पर ओसीआई और पीआईओ को मिला दिया गया। मतलब एक देखो, एक ओसीआई कार्ड चलता था, एक पीआईओ कार्ड चलता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ओरिजिन कार्ड स्कीम और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मगर क्या हुआ, इसको मिलाकर ओसीआई कार्ड बना दिया गया। अब जो है केवल एक कार्ड बन चलता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब इंडिया में ये लोग बिजनेस करते हैं और इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या-क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा कि कैसे सिंगल सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट आया, हमने एग्ज़ाम्पल से समझा। आर्टिकल 16
और 15 में क्या डिफरेंस है रेजिडेंस का। 15 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये स्टेट को एम्पावर करता है कि रेजिडेंस बेसिस पे एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में कुछ रिजर्वेशन उनके स्टेट्स के रेजिडेंस और सिटीजन्स को दी जा सकती है। हमने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देखा, उसका एक्सेप्शन देखा कि कैसे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक्सेप्शन बनाया गया है। ठीक है, कश्मीर का हमने पूरा समझा कि 2019 से पहले किस तरह से कश्मीर था, बिफोर ये था, आफ्टर आपको ये देखने को मिलेगा। हमने देखा आर्टिकल 35 ए का क्या प्रोविज़न था, आर्टिकल 370 में किस तरह से प्रेसिडेंस के ऑर्डर से 2019 में उसे रिमूव कर दिया गया। ओसीआई कार्ड होल्डर के बारे में जाना, एलएम सिंघवी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। करेक्ट कौन सा है इसमें पूछा है, करेक्ट ऑप्शन बताओ। तो पहला स्टेटमेंट कहता है ओसीआई कार्ड होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू लाइफ लॉन्ग मल्टी एंट्री वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया एंड एग्जेम्प्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एफआरआरओ ड्यूरिंग द देयर स्टे। मतलब आपको एग्जेम्प्ट किया गया है कि बार-बार रीजनल जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है फॉरेनर्स के लिए, वहाँ पर आपको बार-बार नहीं जाना पड़ेगा और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट आपको मिलेगा। बिल्कुल सही है। दे कैन वर्क इन इंडिया, ठीक है, हैव पैरिटी विद एनआई रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन मैटर, बट दे डू नॉट अलाउ एक्वायर एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है। ये अभी तक बिल्कुल ठीक है। अगर इस ऑप्शन में कुछ होगा तो ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, मगर मेरे हिसाब से ये ठीक है। क्या है कि वो एनआरआई के बराबर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल और एजुकेशन मैटर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर उन्हें एग्रीकल्चर और प्लांटेशन की प्रॉपर्टी लेने का अधिकार नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज प्रोवाइड फुलफिल देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब क्या है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस प्रो उन्हें दिया जा सकता है। बिल्कुल गलत। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो उन्हें वोट देने का अधिकार है, ना ही उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का अधिकार है। ये नेचुरल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को है, जो नेचुरलाइजेशन के थ्रू बना। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया। ओसीआई कार्ड होल्डर स्टेटस डज़ नॉट कन्फर्म ड्यूल सिटीजनशिप, बिल्कुल सही बात है। इंडिया डज़ नॉट रिकॉग्नाइज ड्यूल नेशनैलिटी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 4 बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। आप देखो 1, 2, 4 करेक्ट है। 2 पहला क्यों करेक्ट है? क्योंकि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट देता है। दूसरा क्यों करेक्ट है? आप इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल फील्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मगर आपको एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी में प्रोहिबिट है। और तीसरा ऑप्शन क्यों करेक्ट है? कैन नॉट इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वोटिंग की पावर नहीं है, एमएलए, प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं बन सकते। चौथा क्यों करेक्ट है? इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं देता है। ठीक है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और ये 6th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक आप लेक्चर आराम से सुन सकते हैं। आपको क्या ईज़िली आप जो है आप क्या है ईज़िली इसमें कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना टेलीग्राम चैनल पे बताइए। हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो के लिए आप फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।